एक सकारात्मक जीवन पद्धति। क्वेश्चन, योग का स्वरूप बताइए। आंसर, योग भारतीय दर्शन में संस्कृति का आधार है जिसका इतिहास अत्यंत ही प्राचीन माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत सभी में योग से संबंधित विभिन्न मुद्राएं, क्रियाओं का वर्णन दिखाई देता है। पतंजलि के योग सूत्र को योग का संतुलित और संदर्भित रूप प्रदान किया गया है। कबीर, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि साहित्यकारों के साहित्य में भी योग की विभिन्न क्रियाएं दिखाई देती हैं। क्वेश्चन, योग से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं बताइए। आंसर, योग शब्द युज धातु से उत्पन्न माना गया है जिसका अर्थ है जोड़ना। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है, जिसे पतंजलि के योग सूत्र में चित्तस्य वृत्ति निरोधे योग कहा गया है, अर्थात चित्त की संपूर्ण वृत्ति अथवा संवेगों को वश में कर लेना ही योग है, अथवा अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार की वृत्तियों का निरोध ही योग है। वेद व्यास, योग समाधि अर्थात योग समाधि का ही पर्यायवाची रूप है, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है और यह समाधि में जाकर समाप्त होता है, इसलिए योग व समाधि परस्पर समान अर्थ वाले माने गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में योग कर्मसु कौशलम है। कर्मों की कुशलता, सफलता ही योग है, जिसमें व्यक्ति स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए निष्काम भाव से अभिप्रेत अपने कर्तव्यों का इस जीवन में पालन करता है। डॉक्टर संपूर्णानंद, योग आध्यात्मिक कामधेनु है जो आंतरिक, मानसिक, आध्यात्मिक चेतना को संतुष्ट करता है, वह योग है। आगम शास्त्र, योग शिव तथा शक्ति का मिलन है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा आंतरिक शक्तियों का समुच्चय है, जिसमें उक्त सभी पक्षें पूर्णतः दिखाई देती हैं। योग आंतरिक चेतना का विकास है। क्वेश्चन, योग के विभिन्न भेद बताइए। योग के विभिन्न भेद रूप माने गए हैं, या ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, लय योग, राजयोग आदि। भक्ति योग यहाँ भावना की पूर्णता है। कहीं ज्ञान योग का संबंध बौद्धिक स्तर से माना गया है तथा कर्म योग शारीरिक क्रियाओं से संबंधित माना गया है। क्वेश्चन, अष्टांग योग किसे कहते हैं। आंसर, योग दर्शन में वर्णित वे 8 प्रकार के बहिर्मार्ग तथा अंतरंग साधन जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पूर्णता के विकास में आधार मार्ग का काम करते हैं। इनमें से प्रथम 5 बाह्य दृढ़ता तथा शुद्धता से संबंधित होने के कारण बहिरंग साधन तथा अंतिम 3 आंतरिक आचरण वे शुद्धता से संबंधित होने कारण आंतरिक साधन कहलाते हैं। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये तो बहिरंग साधन, और धारणा, ध्यान, समाधि ये है अंतरंग साधन। क्वेश्चन, यम किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। आंसर, अष्टांग योग में वर्णित बहिरंग संधि का वह प्रथम रूप जिसका संबंध शारीरिक तथा मानसिक संयम से माना गया है यम कहलाता है। यम में सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य जैसा देखा वे सुना गया है उसका ज्यों का त्यों वर्णन करना सत्य कहलाता है। अहिंसा, मन, वचन व कर्म से किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचाना अहिंसा है। असत्य, बलात् किसी की वस्तु पर अपना अधिकार न जमाना, चोरी न करना। अपरिग्रह, पर्याप्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना अथवा आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय नियंत्रण अथवा इंद्रिय संयम। योग दर्शन जहाँ 5 प्रकार के यम स्वीकार करता है, वहीं जैन दर्शन में इसे 5 महाव्रत माना गया है। बौद्ध नीति शास्त्र पंचशील के रूप में इन्हें स्वीकार करते हैं तथा गांधी जी के एकादश व्रत में भी इन्हें स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन, नियम किसे कहते हैं, भेद बताइए। आंसर, नियमति प्रिययन्ति इति नियम सद्व्यवहार से संबंधित वह बहिरंग साधन जिसमें व्यक्ति को गलत कार्यों से हटाया जाता है तथा श्रेष्ठ कार्यों हेतु प्रेरित किया जाता है नियम कहलाते हैं। नियम में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी ध्यान। सोच, शारीरिक तथा मानसिक शुद्धता, स्नान आदि। जहाँ शारीरिक शुद्धता है वहीं मन में उदारता, प्रेम, मुदिता, प्रसन्नता आदि भाव रखना मानसिक शुद्धता कहलाती है। संतोष, संतुष्टि में जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति। तप, दनदम
शहनम इति तप। सुख दुख, सर्दी गर्मी, बरसात, अच्छा बुरा, सकारात्मक तथा नकारात्मक सभी प्रकार की परिस्थितियों का सहन कर लेना अथवा इनके अभिघात से विचलित ना होना तप कहलाता है। स्वाध्याय, अपने जीवन में श्रेष्ठ तथा सकारात्मक वृत्ति वाले ग्रंथों का अध्ययन करना। प्लस अध्याय, स्वाध्याय के अभ्यास से बुद्धि निर्मल तथा स्वच्छ होती है और व्यक्ति का बौद्धिक अथवा आत्मिक पक्ष दृढ़ व मजबूत होता है। स्वाध्याय का अभ्यास अच्छी संगति की ओर अभिप्रेरित करता है। इम्पोर्टेंट है ये। ईश्वर प्राणी ध्यान, अपना सर्वस्व ईश्वर अथवा परम सत्य के चरणों में समर्पित कर देना ईश्वर प्राणी ध्यान है। इसके अभ्यास से व्यक्ति के हृदय में स्थित अहंकार इत्यादि का नाश होता है, उसके चरित्र में श्रेष्ठता आती है और समाज में वह दृढ़ता पूर्वक अपने सकारात्मक कार्यों को आदर प्रदान कर सकता है। यम जहाँ संयम की अवस्था है, वहीं नियम का संबंध आचरण से माना गया है। सदा आचरण स्वतः ही जीवन में दृढ़ता व मजबूती लाता है, चरित्र को श्रेष्ठ बनाता है, जिससे मनुष्य व्यवहारिक चुनौतियों को ठीक प्रकार से मुकाबला कर पाता है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आसन को स्पष्ट करते हुए मानवीय जीवन में इसका महत्व बताइए। आंसर, स्थिर सुखम आसनम, अपने शरीर को सुखपूर्वक एक विशेष मुद्रा में कुछ समय के लिए स्थिर बनाए रखना आसन कहलाता है। जगत में जितनी प्रजातियां मानी गई हैं, उतने ही प्रकार के आसन भी माने गए हैं। नंबर 2, प्रकृति के द्वारा मानव जाति में विभिन्न प्रकार के आसन का आरोपण दिखाई देता है। नंबर 3, आसन हमेशा कुशल प्रशिक्षक की निगरानी में करने चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नंबर 4, मयूरासन, पद्मासन, ताड़ासन, श्वासन, मकरासन ये विभिन्न प्रकार के आसन माने गए हैं। नंबर 5, आसन ध्यान अवस्था वाले, सुख की अवस्था वाले तथा ज्ञान अथवा एकाग्रता की अवस्था वाले माने गए हैं। नंबर 4, आसन के अभ्यास से शरीर में एकाग्रता तथा दृढ़ता आती है। शरीर में स्फूर्ति लचीलापन आने के कारण व्यक्ति का कार्य के प्रति उत्साह बढ़ जाता है। आसन व्यक्ति को सौंदर्यशाली बनाते हैं। आसन का समुचित रूप से अभ्यास व्यक्ति को विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाता है। प्राणायाम। आंसर, प्राण प्लस आयाम प्राणायाम, वे मार्ग जिनके द्वारा प्राण वायु पर नियंत्रण की प्राप्ति की जा सके। श्वास प्रश्वासो गति अविच्छेद इति प्राणायाम, श्वास लेना व छोड़ना, इसमें एक रूपता का होना अनिवार्य है। प्राण वायु की क्रमिकता में किसी प्रकार का विच्छेद बाधा का न आना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम की प्रमुख रूप से 3 प्रकार की विधियां हैं। नंबर 1, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक में श्वास को नियम पूर्वक अंदर ले जाना, कुंभक में प्राण वायु को कुछ समय के लिए एक स्थान विशेष में स्थिर बनाए रखना और रेचक में नियम पूर्वक श्वास को बाहर निकालना। प्राणायाम प्राण वायु की नियंत्रण से संबंधित विधि है। इसके समुचित अभ्यास से श्वसन संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। प्राणायाम आंतरिक रूप से दृढ़ता, स्थिरता और एकाग्रता का समावेश करता है। उपनिषेदों में 5 प्रकार के कोश के अंतर्गत क्रमशः अन्यमय कोश, प्राणायाम कोश, मनोमय कोश, विज्ञानम कोश व आनंदमय कोश को प्राणायाम की अवस्थाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। प्राणायाम आंतरिक रूप से न केवल शुद्धता लाता है, अपनी दृढ़ता व एकाग्रता का भी समावेश करता है। प्राण वायु की शुद्धता वर्तमान में विभिन्न प्रकार के बाह्य आघातों से मुक्ति दिला सकता है। क्वेश्चन प्रत्याहार। आंसर, प्रति प्लस आहार प्रत्याहार। इंद्रियां जो विभिन्न बाह्य विषयों पर आकर्षित होती हैं, उन्हें उनके विषयों से हटाकर मन पर केंद्रीभूत करना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार आत्म नियंत्रित और आत्मचेतना का रूप दिखाई देता है। सभी प्रकार के विषय मन पर केंद्रित हो जाते हैं। प्रत्याहार आंतरिक दृढ़ता की वह अवस्था है जिसके आधार पर ही बाह्य जगत का संचालन दिखाई देता है। क्वेश्चन अंतरंग साधना। नंबर 1, धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा। चित्त अथवा अंतःकरण को किसी एक सकारात्मक विषय पर एकाग्र अथवा केंद्रित कर देना धारणा कहलाता है। अथवा जब योगी अपने ध्यान के विषय के लिए किसी एक सकारात्मक तत्व विषय का चयन करता है, धारणा कहलाता है। यथा कोई पक्ष मूर्ति पुस्तक। योग नीति शास्त्र में धारणा का सर्वोत्तम विषय ईश्वर को माना गया है। ध्यान तत्र
एकतानता ध्यानम अर्थात चुने हुए सकारात्मक विषय पर बार बार अपनी वृत्तियों को अथवा चेतना को केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। ध्यान लगाते समय बाह्य तत्वों से पूर्णतः संपर्क टूट जाना चाहिए। आंतरिक चेतना चुने हुए विषय पर ही केंद्रित होनी चाहिए। समाधि निर्भाष्य शून्यम स्वरूपम अवस्थितम इति समाधि आभास से रहित अपने मूल शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थित हो जाना ही समाधि कहलाता है। यह अवस्था पूर्णतः शुद्ध चेतना की अवस्था है। इसी को इसी पृथ्वी पर मोक्ष प्राप्त अथवा अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में सही अर्थों में आत्मा का परमात्मा से मिलन दिखाई देता है। क्वेश्चन, योग शास्त्र में वर्णित 60 कर्म अथवा यौगिक 60 कर्म को संक्षिप्त में वर्णित कीजिए। आंसर, आंतरिक शुद्धता के लिए योग दर्शन में 6 प्रकार की क्रियाएं मानी गई हैं, जिन्हें हम षडकर्म कहते हैं। नेति, धोती, त्रस्ती, नोली, त्राटक, कपालभाति। नासिका नेति क्रिया, इसका संबंध नासिका से माना गया है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सूतनेति, जलनेति, धृतनेति। सूतनेति में मोम से लगे सूत वे धागे से, जलनेति में जल की बूंदें नाक में डालना और घृतनेति से घी की बूंदों को नाक में डालना। यह प्रक्रिया नासिक संबंधी रोगों से मुक्ति दिलाता है। इसको करने से श्रवण शक्ति का विकास होता है। वे नासिका की सुखिक समाप्ति होती है। विद्यार्थियों के लिए क्रिया अत्यंत उपयोगी है। धोती क्रिया, इसमें मलमल के कोमल कपड़े की पट्टियां बनाई जाती हैं और 3 इंच चौड़ी 7 इंच लंबी उस पट्टिका को कम नमक के पानी में भिगोकर क्रमशः मुख के माध्यम से अंदर प्रवेश करवाया जाता है। वे उसी प्रक्रिया में उसे बाहर भी निकाला जाता है। इस प्रक्रिया से कफ संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। श्वास, खांसी, दमा इत्यादि के लिए यह क्रिया रामबाण सिद्ध होती है। इसका समुचित अभ्यास व्यक्ति को पेट संबंधी रोग आदि से बचाता है। बस्ती क्रिया, गुदा संबंधी रोगों से मुक्ति हेतु वर्तमान एनीमा की प्रक्रिया बस्ती कर्म के रूप में जानी जाती है। नोली क्रिया, इसका संबंध आंतरिक अंग यथा आंत की स्वच्छता से माना गया है, जिसमें पूरक, कुंभक व रेचक की प्रक्रिया से एक भाग से दूसरे भाग में सांस को घुमाते हुए शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया से आंतों में जमा हुआ मल साफ हो जाता है। इसको करने से पेट की चर्बी, मोटापा कम होता है वे आंतरिक रूप से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। त्राटक कर्म, इसमें साधक अपने नेत्रों के सामने किसी कागज पर ओम शब्द लिखकर दीवार पर समांतर लटका देना चाहिए। उसके सामने घी का दीपक जला अपने नेत्रों को उसमें एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप एकाग्रता में वृद्धि होती है और नेत्र संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। नेत्र दृष्टि तीव्र होती है, व्यक्ति दूरदर्शी होता है और नींद आलस्य से मुक्ति प्राप्त होती है। कपालभाति, इसके अंतर्गत रेचक प्रक्रिया पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। श्वास को जोर से छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर ले जाना, जिससे पेट की वायु झटके के साथ बाहर निकलती है। यह नाड़ियों की शुद्धि, पेट की चर्बी की कमी, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और उदर तथा कफ संबंधी रोगों से बचाता है। क्वेश्चन, आसन के भेद स्पष्ट करते हुए मानव जीवन में आसन का महत्व प्रतिपादित कीजिए। स्थिर सुखम आसनम, अपने शरीर को सुखपूर्वक एक विशेष मुद्रा में स्थिर एकाग्र बनाए रखना आसन कहलाता है। आसन का विभाजन प्रमुख रूप से 3 भागों में दिखाई देता है: ध्यानात्मक, विश्रामात्मक, संवर्धनात्मक। ध्यानात्मक, ध्यान में एकाग्रता से संबंधी आसन। विश्रामात्मक, इनका संबंध शीतलीकरण की प्रक्रिया से है। और संवर्धनात्मक, इस प्रकार के आसन शारीरिक विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। ध्यानात्मक में इसके समुचित अभ्यास से ध्यान की शक्ति तथा मानसिक शक्ति में विकास होता है और विश्रामात्मक में शारीरिक व मानसिक तनाव व थकावट दूर करते हैं। और संवर्धनात्मक में मयूरासन, धनुरासन, तड़ासन, सिंहासन इत्यादि। मानव जीवन में आंतरिक सबलता और आत्मविश्वास होता है। दूसरे में मकरासन, श्वासन आदि। और संवर्धनात्मक में मयूरासन, धनुरासन, तड़ासन, सिंहासन इत्यादि। ये
संवर्धनात्मक में दूसरा पॉइंट है, ये आसन शारीरिक सबलता प्रदान करते हैं। ध्यानासन, पद्मासन, सिद्धासन, वीरासन, सर्वासन। आसन का मानव जीवन में महत्व। योगासन का समुचित अभ्यास मानव जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। नंबर 1, इसके अभ्यास से मांसपेशियां शक्तिशाली व मजबूत होती हैं, रक्त का प्रवाह समुचित रूप से प्रभावित होता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। श्वसन संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है, शारीरिक अस्थि तथा जोड़ को मजबूत बनाती है, श्वसन तंत्रिका में सबलता आती है, शरीर को सौंदर्यशाली बनाते हैं, मानव जीवन को शारीरिक व मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। आसन का समुचित प्रयोग व्यक्ति में उच्च मानसिकता की वृद्धि करता है। क्वेश्चन, प्राणायाम को स्पष्ट कर भेद बताइए व इसका महत्व बताइए। प्राण प्लस आयाम प्राणायाम। प्राणायाम के निम्न भेद माने गए हैं। सूर्य भेदी अथवा अनुलोम विलोम की प्रक्रिया। प्राणायाम का यह भेद शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, इसके द्वारा श्वसन संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। पद्मासन में आकर यह प्रक्रिया करनी चाहिए, इसके करने से इच्छा शक्ति में दृढ़ता आती है। प्राणायाम का यह भेद श्वसन संबंधी रोगों से मुक्ति दिलाता है। उज्जयी प्राणायाम, ये खर्राटे की आवाज के रूप में होता है, जिसमें पद्मासन लगाकर श्वास को अंदर लिया जाता है व छोड़ा जाता है। इसमें तंत्रिका तंत्र और फेफड़ों की शुद्धता तथा गति दिखाई देती है। इससे गले संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। उक्त आसन से आवाज में मधुरता आती है और संगीत में रुचि रखने वालों को यह आसन करना चाहिए। भ्रमरी प्राणायाम, भंवरे के समान आवाज निकालने वाला प्राणायाम। इसमें गले से भंवर जैसी ध्वनि बाहर निकाली जाती है। ध्वनि करते समय अथवा रेचक करते समय मुंह को बंद रखना चाहिए। यह प्राणायाम आवाज को साफ करता है तथा कान, आंख व गले संबंधी रोगों से मुक्ति दिलाता है। ब्रह्मासन, इसमें लोहारों की धोकनी के समान आवाज निकाली जाती है, जिसे अंदर व बाहर निकाला जाता है। यह आसन मोटापे को कम करता है और मानव की इच्छा शक्ति में विकास करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। कपालभाति, तंत्रिका तंत्र की शुद्ध हेतु फेफड़ों की मजबूती अथवा हृदय की मजबूती, आंतरिक दृढ़ता उक्त आसन का परिणाम है। शीतकारी प्राणायाम, यह आंतरिक रूप से विश्राम की अवस्था प्रदान करता है। इसमें पूरक, कुंभक व रेचक की प्रक्रिया इस प्रकार की जाती है कि तीनों में परस्पर संतुलन बना रहता है। इसका अभ्यास उच्च रक्तचाप को कम करता है, गले से संबंधी रोग अथवा आंतरिक गर्मी को समाप्त करता है। इसका समुचित प्रयोग मुख संबंधी रोगों को भी कम करता है। महत्व। प्राणायाम का महत्व। प्राणायाम करने से श्वसन संबंधी रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है, आंतरिक सबलता यथा फेफड़ों की गति का विकसित होना, हृदय गति का सुचारू रूप से चलना की प्राप्ति होती है। प्राणायाम आंतरिक मलिनता को साफ करते हुए मन की चंचलता के स्थान पर स्थिरता और एकाग्रता प्रदान करता है। मस्तिष्क संबंधी रोग, कान, मुख, नेत्र, उदर संबंधी रोग प्राणायाम की विधियों से दूर किए जा सकते हैं। प्राणायाम तंत्रिका तंत्र को सुचारू बनाता है, रक्त शोधन की प्रक्रिया करता है। मधुमेह, हाई बीपी इत्यादि में प्राणायाम की विधियां कारगर सिद्ध हुई हैं। प्राणायाम का अभ्यास शारीरिक व मानसिक सबलता, आंतरिक शांति, संवेगों का नियंत्रण स्थापित करने में सहायक है। क्वेश्चन, योग का महत्व हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या महत्व है, अथवा योग एक सकारात्मक जीवन पद्धति है, कथन स्पष्ट करें। किस प्रकार योग शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में महत्व रखता है। आंसर, योग सकारात्मक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। इसे सांख्य का समानांतरी दर्शन कहा जाता है। समानतंत्री दर्शन कहा जाता है। सांख्य जहाँ योग के सैद्धांतिक पक्ष को अभिव्यक्त करता है, वहीं योग व्यवहारिक पक्ष की अभिवृत्ति है। इसका संबंध मानव सर्वांगीण विकास व उत्थान से माना गया है। व्यवहारिक जीवन में योग अष्टांगिक मार्ग क्रमशः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के रूप में जीवन के प्रत्येक पहलू में दिखाई देता है। ये शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पूर्णता की अवस्था है। इसके प्रभाव से व्यक्ति शारीरिक व मानसिक विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है, उच्च मानसिकता की प्राप्ति करता है और मानसिक तनाव को दूर करता है। शरीर में लचीलापन, स्फूर्ति तथा ऊर्जा पैदा करता है। योगासन अथवा योगासन श्वसन संबंधी, उदर संबंधी, हृदय संबंधी तथा मस्तिष्क संबंधी विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाता है।
योगासन रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, व्यक्ति का दृष्टिकोण जीवन के प्रति सकारात्मक बनाता है, शरीर की ग्रंथियों को उत्कृष्ट बनाता है जिससे शारीरिक विकार समाप्त होते हैं, सौंदर्य की वृद्धि करता है। योग का अभ्यास अच्छी नींद का भी कारक बनता है। योग मानव जीवन में आनंद व प्रसन्नता का संचार करता है। शारीरिक व मानसिक संयम जहाँ यम द्वारा प्राप्त होता है, वहीं व्यवहारिक शिष्टाचार सदाचार नियम से प्राप्त होता है। शारीरिक एकाग्रता व दृढ़ता जहाँ आसन से प्राप्त होती है, वहीं आंतरिक व मानसिक मजबूती प्राणायाम से प्राप्त होती है। आत्मविश्वास व आत्म संयम का हेतु धारण व ध्यान बनते हैं, वहीं पूर्ण चेतना की अवस्था समाधि के रूप में दिखाई देते हैं। योगा अभ्यास जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, कार्य में गुणवत्ता लाता है और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, उत्साह, समायोजन व व्यवस्था उत्पन्न करता है। क्वेश्चन, योग नीति शास्त्र में ओम को किसका सूचक माना गया है? आंसर, ओम प्रणवय का सूचक है, जिसे साक्षात ईश्वर की अवस्था कहा गया है। ओम पर ध्यान लगाना ईश्वर की प्राप्ति करना है। योग दर्शन में ईश्वर पुरुषोत्तम माना गया है। उसके चिंतन से व्यक्ति में आत्मविश्वास तथा आत्म दृढ़ता व आत्मचेतना की वृद्धि होती है, जिसका प्रयोग करते हुए व्यक्ति व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयों का सामना कर लेता है। क्वेश्चन, योग दिवस, योग उत्सव। आंसर, योग दिवस सर्वप्रथम 27 सितंबर 2014 को माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। 11 दिसंबर 2014 यूएनओ महासभा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। भारत में IYD सर्वप्रथम 21 जून 2015 में मनाया गया। थीम, योगा फॉर पीस, शांति के लिए योग। 2016 21 जून सेकेंड योग दिवस युवाओं से जुड़ा। थीम, योगा फॉर यूथ, युवाओं के लिए योग। 2017 21 जून थर्ड योग दिवस। थीम, योगा फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए योग। 2018 21 जून चौथा योग दिवस। थीम, योगा फॉर पीस, शांति के लिए योग। 2019 21 जून पांचवा योग दिवस। थीम, क्लाइमेट एक्शन। 2020 21 जून छठा योग दिवस। थीम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योग उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव भी मनाया जाता है, जिसका आयोजन ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में आयोजित किया जाता है। इसे प्रत्येक वर्ष मार्च में मनाया जाता है। उक्त उत्सव में विश्व भर के योग अध्यापक गुरु सम्मिलित होते हैं तथा अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया से योग का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा उपचार। क्वेश्चन, क्या है? आंसर, किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने पर डॉक्टर के आने से पहले अथवा अस्पताल ले जाने से पहले उपलब्ध साधनों के द्वारा जो तात्कालिक सुविधा उपचार प्रदान किया जाता है अथवा चिकित्सक सेवाओं के पहले किसी घायल व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली अस्थायी चिकित्सा सुविधा प्राथमिक उपचार कहलाता है। क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार के लाभ बताइए। आंसर, प्राथमिक चिकित्सा का आधार आकस्मिक दुर्घटना में लाभ पहुंचाना है। तात्कालिक संसाधनों को आधार बनाकर प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के दर्द पीड़ा को कम करना, जीवन को आधारभूत सुरक्षा प्रदान करना, पीड़ित व्यक्ति के तनाव चिंता को दूर करना, तात्कालिक संक्रमण से मुक्ति दिलाना, स्वास्थ्य लाभ में अपने स्तर पर सहायता प्रदान करना, व्यक्ति की बिगड़ती स्थिति को संभालना, शुरुआती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, अपने स्तर पर आधारभूत निर्णय लेना। क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख उपकरण कौन से हैं? प्राथमिक चिकित्सा के बॉक्स में कौन कौन से उपकरणों का होना अनिवार्य है? आंसर, प्राथमिक चिकित्सा के बॉक्स में निम्न संसाधन सामान का होना अनिवार्य है। पट्टियां, कीटाणु रहित कैंची, चाकू, आधारभूत दवाइयां, रुई, नेल कटर, स्पंजी, माचिस, मोमबत्ती, इंजेक्शन, रेजर, चम्मच, कटोरी, गिलास, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इत्यादि। क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित चोट, खेलते समय लगने वाली प्रमुख चोट कौन कौन सी हैं? उनके उपचार बताइए। आंसर,
खेलते समय विभिन्न प्रकार की चोट, मोच, यह अस्थि से संबंधित चोट मानी गई है। सभी अस्थि हड्डियां परस्पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ऊपर नीचे होने पर, गिरने, पैर मुड़ने, अस्थि बंधक अंग खींच जाते हैं या दूर हो जाते हैं, इसे मोच कहा जाता है। मोच लक्षण: सूजन, दर्द, त्वचा के रंग परिवर्तन आना, प्रभावित भाग पर गतिविधियों का रुक जाना। उपचार: संबंधित गतिविधियों को रोक देना, प्रभावित भाग को ऊंचा कर देना, बर्फ का प्रयोग करना। घाव: विभिन्न प्रकार की गतिविधियां रखते हुए, यथा खेल के मैदान में खिलाड़ी को जब त्वचा के नीचे के तंतु कट फट जाते हैं। घाव प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं: कुचला हुआ, फटा हुआ और कटा हुआ। कुचला: इसमें कोई अंग विशेष, हाथ पैर उंगलियों कुचल जाती हैं। फटा हुआ: यह अत्यधिक गंभीर है, इसमें रक्त अधिक नहीं बहता, किंतु उसमें संक्रमण, विषैला होना का प्रतिशत बढ़ा जाता है। ठीक होने पर निशान, धब्बे रह जाते हैं। कटा हुआ: चोट लगने से विभिन्न प्रकार की धमनियां कट जाती हैं, जैसे कांच, चाकू, ब्लेड आदि से कट जाना। लक्षण: दर्द, जलन, कुछ कुछ त्वचा के रंग का बदला हुआ एहसास दिखाई देता है। नील पड़ना, कंट्यूशन, इसका संबंध मांसपेशी की चोट से है, इसे नील पड़ना भी कहा जाता है। खेल कूद के समय प्रत्यक्ष रूप से किसी खिलाड़ी खेल सामग्री से टकराने के पश्चात इस प्रकार की चोट लगती है। मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी इत्यादि से इस प्रकार की चोट दिखाई देती है। इसमें मांसपेशियों में रक्त वाहिनी टूट जाती है तथा उसमें अकड़न, सूजन आ जाती है। उपचार, प्रबंधन, समाधान: ठंडी दबाव अथवा शीत दबाव का तत्काल प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदिन 4-5 बार 40 मिनट तक इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। कंटिन्यूस के स्थान पर यदि सूजन अधिक आ जाती है तो रोगी की उत्तेजक दवाई देनी चाहिए। यदि सूजन कम ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सूजन के कम होने पर लचक वाले व्यायाम नहीं करने चाहिए। खिंचाव: मांसपेशी से संबंधित चोट, शरीर की प्रक्रिया का वह भाग जिसमें खिंचाव के दौरान उस हिस्से का हिलना असंभव हो जाता है। अभ्यास अथवा प्रतियोगिता के समय अनेक स्थितियां इस प्रकार की हो जाती हैं जिसमें पेशियां अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। पेशियों का मुड़ना, खिंचना अथवा टूटना खिंचाव कहलाता है। खेलकूद के मैदान में भाग दौड़ करते समय, उछल कूद करते समय मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। उपचार, समाधान: बर्फ का प्रयोग, खेलकूद संबंधी गतिविधियों से दूरी। लक्षण: दर्द, हल्की सूजन, प्रभावित भाग में लचकता अथवा कार्य करने का अभाव। क्वेश्चन इंपोर्टेंट: अस्थि भंग। अस्थि भंग का शाब्दिक अर्थ है हड्डी का टूटना। जब अस्थि हड्डी की निरंतरता में रुकावट आ जाती है, टूट जाती है, उसे अस्थि भंग कहा जाता है। भेद: साधारण अस्थि भंग, आघात, संयुक्त अस्थि भंग, ग्रीन स्टिक या जटिल अस्थि भंग। साधारण अस्थि भंग: जब अस्थि हड्डी बिना किसी घाव के टूट जाती है, आंतरिक अंगों में हल्की फुल्की चोट महसूस होती है, हड्डी अपने स्थान से विचलित ना हो। संयुक्त अस्थि भंग: इसमें हड्डी के टूटने के साथ साथ त्वचा भी प्रभावित होती है। जटिल: इसमें हड्डी के टूटने के साथ साथ शरीर के किसी भीतरी कोमल अंग को भी प्रभावित करता है अथवा रक्त वाहिनी सिराओं में चोट आ जाती है। ग्रीन स्टिक: यह बड़ों की अपेक्षा बालकों में दिखाई देती है। छोटे बच्चों की हड्डियां बड़ों की अपेक्षा आसानी से नहीं टूटती, अपितु उनका लचककर अथवा झुककर टेढ़ा हो जाना ग्रीन स्टिक अथवा अस्थि भंग कहलाती है। आघात अस्थि भंग: हड्डी का एक सिरा दूसरे हिस्से में फंस जाता है, वे विषम स्थितियां हो जाती हैं। बहुखंड अस्थि भंग: आघात अस्थि भंग के परिणाम स्वरूप हड्डियों का छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना, छिन्न भिन्न होना, जिसका उपचार बहुत ही सावधानी से करना होता है। अस्थि विस्थापन: अस्थि संबंधी जोड़ों का अपने स्थान से हट जाना, इसमें तीव्र दर्द होता है और सूजन, प्रभावित भाग शक्तिहीन हो जाता है। क्वेश्चन: अस्थि भंग में अनेक प्रकार की स्प्लिट विधियों का वर्णन कीजिए। आंसर: शरीर के भाग जिनका संबंध अस्थि भंग से माना जाता है उसे हड्डियों का स्प्लिट होना कहते हैं। जबड़े की हड्डी का टूटना, जांग टांग की हड्डी का टूटना, हाथ की हड्डी का टूटना, हथेली हाथ के अंग भंग हो जाना। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है: कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? कृत्रिम श्वसन की विभिन्न विधियां हैं। डूबते व्यक्ति को बचाने उपरांत उसे जीवन दान प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं जो प्रमुख रूप से हैं। ये 3 मानी गई हैं विधियां: सेफर विधि, मुख से मुख या सिल्वेस्टर विधि। सेफर विधि: इसमें व्यक्ति का पेट के बल लिटाकर
दोनों हाथों से सिर की सीध में फैला देने चाहिए। किसी साइड में घुटनों के बल बैठकर उसकी पीठ हथेलियों से धीरे धीरे दबाव डालना चाहिए जिससे फेफड़ों की वायु बाहर आ सके। धीरे धीरे दबाव कम करें जिससे फेफड़ों में हवा जा सके। मुख से मुख, यह विधि सर्वाधिक प्रचलित व उपयोगी है। इसमें रोगी के मुख में स्वस्थ व्यक्ति द्वारा अपना श्वास छोड़ा जाता है जिसमें वह अपना मुख रोगी के समीप ले जाकर श्वास वायु छोड़ता है। वायु मुख से होती हुई फेफड़ों में पहुंचती है और वायु को पुनः स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा बाहर खींचा जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक किया जाता है जब तक रोगी की सांस न आ जाए। अब है सिल्वेस्टर विधि। इस विधि में एक से अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें रोगी को सीधा लिटाया जाता है। रोगी के कंधों के नीचे तकिया आदि रखकर दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी जीभ खींची जाती है। रोगी के पीछे बैठ कोहनी के नीचे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा जाता है। उसे दाएं बाएं आगे पीछे ले जाने का प्रयास किया जाता है। पसलियों के अलग अलग में भी यही प्रक्रिया की जाती है तब तक जब तक रोगी को सांस न आ जाए। रक्तस्राव। आंसर क्वेश्चन, रक्त नालिकाओं में रक्त स्राव से क्या तात्पर्य स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न भेद बताइए। आंसर, जब रक्त नालिकाएं ध्वनि सिरा के कट जाने पर अथवा किसी कोशिका के टूट जाने पर जो परिणाम दिखाई देता है। प्रकार, ध्वनि संबंधी, शिरा संबंधी, कान नाक कोशिका। ध्वनि के कटने पर रक्त अत्यंत चमकीला लाल रंग का निकलता है। यदि ऐसा हृदय के समीप ध्वनि में हो तब रक्त रुक रुक कर हृदय की धड़कन के साथ बाहर आता है। घायल को लेटा दो और रक्त बहने वाले अंग को थोड़ा ऊपर उठा दो तो पुनः कोई पदार्थ उसमें फंस जाए तो बहुत सावधान से धीरे धीरे उसे निकालना चाहिए। रक्तस्राव को रोकने हेतु आयोडीन तथा फ्लोरिक एसिड का घोल कुछ समय हेतु लगा देना चाहिए। क्वेश्चन, पट्टी बांधने की विभिन्न विधियां बताइए अथवा प्रणालियां बताइए। खिलाड़ियों को चोट लगने पर किस किस प्रकार से पट्टियां बांधी जाती है स्पष्ट कीजिए। आंसर, चोट लगने पर उपचार हेतु विभिन्न प्रकार की पट्टियां यथा सीधी, त्रिकोण, गद्देदार का प्रयोग किया जाता है। खेल के मैदान में चोट लगने पर भिन्न भिन्न प्रकार की पट्टियों को बांधकर चोट का प्रबंधन किया जाता है। हाथ की पट्टी, इसमें 3-8 इंच लंबी साधारण पट्टी को एक सामान्य विधि से लपेटा जाता है। उंगलियों से कलाई तक लेकर उस पट्टी को तरह कस दिया जाता है। पट्टी बांधते समय अंगूठा व हथेली के पृष्ठभाग से 8 अंक के आकार ग्रहण करते हुए कलाई तक उसे बांधा जाता है। जब हाथ ढक जाता है तो पट्टी को पूरी तरह से कसकर बांध दिया जाता है। पैर, इसमें त्रिकोण के आकार की पट्टी का प्रयोग किया जाता है। नीचे बिछाकर लगभग 5 सेंटीमीटर तक मोड़ दिया जाता है। उस पर पैर रखा जाता है जिसमें उंगलियां बाहर की तरफ रहना चाहिए। शीर्ष भाग को ले टकने तक उसे बांधें। पट्टी को दोनों हिस्सों से क्रॉस तिरछा बांधना चाहिए। कोहनी को समकोण में मोड़कर एक सिरा बाहर व एक अंदर हो, एक के ऊपर एक पट्टी के भाग को लपेटना चाहिए। घुटने की पट्टी यह व्यक्ति के शरीर का अत्यंत नाजुक हिस्सा माना गया है। घुटने को मोड़कर धीरे धीरे एक सिरा बाहर व दूसरे सिरे को अंदर लेते हुए गोलाकार रूप में इसे बांधना चाहिए। कंधे की पट्टी, त्रिकोणी पट्टी का उपयोग जो झोलीनुमा मानी जाती है। क्षतिग्रस्त कंधा उस झोलीनुमा पट्टी में अपना आकार ले लेना चाहिए। बाहों के चारों ओर उस पट्टी को बांधते हुए कंधे का उसे सहारा देना चाहिए। पट्टी की आकृति इस प्रकार हो कि वे कंधे के वजन को सह सके। क्वेश्चन, प्राइस व माइस विधियों को बताइए। आंसर, शरीर में विभिन्न प्रकार की चोट लगने पर यथा मोच, खिंचाव, सूजन आदि आने पर कुछ विधि प्रक्रिया अपनाई जाती है जो क्रमशः प्राइस व माइस कहलाती है। मोच, ये चोट लिगामेंट से संबंधित मानी गई है जिसका उपचार अथवा प्राइस विधि अपनाकर संभव माना गया है। ये चोट अधिक खिंचाव अथवा लिगामेंट के फटने से उत्पन्न होती है। साधारणतः ये चोट कोहनी या रटकने पर दिखाई देती है। कभी कभी मोच के साथ साथ अस्थि भंग हो जाती है। मोच का प्रबंधन प्राइस की विधि से किया जाता है। पी प्रोटेक्शन, सुरक्षा, इसमें सर्वप्रथम मोच से संबंधित चोटग्रस्त भाग को सहारा देते हुए अथवा पैरों में जूते पहनाकर अथवा फीते बांधकर रोगी को सुरक्षा प्रदान की जाती है। आरीट विश्राम, रोगी को आराम प्रदान करना, इसमें रोगी को अधिकाधिक आराम प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। चोटग्रस्त भाग को हिलाना नहीं चाहिए, व्यायाम बंद कर देने चाहिए, वे इससे संबंधित अन्य क्रियाएं भी बंद कर देनी चाहिए। आइस, बर्फ, जितना संभव हो सके चोटग्रस्त भाग पर प्रत्यक्ष रूप से अधिकाधिक बर्फ का सेक जिससे सूजन कम हो सके और रक्त प्रवाह स्थिर हो। बर्फ को लगातार 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा न लगाएं।
20 मिनट से। सी, कॉर्पोरेशन दबाव, कंप्रेशन। इस प्रक्रिया में फोर्थ स्टेप, इसमें चोटग्रस्त टखने, घुटने आदि पर विशेष प्रकार की पट्टी धीरे धीरे दबाव दिया जाता है। दबाव का आकार इस प्रकार से हो जिससे अंग में कसावट आ सके। ई, इमोशन, तकिए इत्यादि को लगाकर चोटग्रस्त अंग को उसका सहारा बनाते हुए आधार प्रदान करना चाहिए। सूजन इत्यादि के कम होने पर अथवा मोच के कम होने पर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। चोटग्रस्त स्थान पर विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उसको उसी प्रकार आकार में लाने का प्रयास किया जाता है। मोबिलिटी, गतिशीलता, मोबिलिटी। इसमें चोटग्रस्त अंग को क्रमशः गति प्रदान करवाई जाती है, उसकी गति में विस्तार किया जाता है। गति की प्रक्रिया छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर की जानी चाहिए। सरल व्यायाम छोटी छोटी गतिविधियों द्वारा उस अंग को विस्तार देना चाहिए। आइस, 3 दिनों तक लगातार 20-25 मिनट तक बर्फ का सेक करना चाहिए। सी, कंप्रेशन, गद्देदार हिस्से को नीचे लगाते हुए चोटग्रस्त भाग को उस पर रख देना चाहिए। इलिवेशन, जब तक चोट में पूर्णतः आराम नहीं हो जाता तब तक उस हिस्से को सामान्य आधार से ऊंचा रखना चाहिए।